देखेंगे कुछ विशेष तत्व। जैसे ही मौलिक अधिकार की बात होती है और जैसे ही मौलिक अधिकार के भाग की बात होती है, तो जहाँ भाग होगा वहाँ क्या होगा? अनुच्छेद होता है। तो मुझे यहाँ पर बरबस एक क्वेश्चन याद आता है, टिप्पणी लिखने के लिए मेंस में पूछा जाता है 20 शब्दों में। वो यूपीएससी पूछ चुकी है और राज्य लोक सेवा आयोग भी पूछ चुके हैं। कभी कभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार के भाग 3 को क्या कहा गया है। तो याद रखिएगा, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सवाल उठता है कि ये आप रट लिए हैं ल्यूसेंट से या अन्य पुस्तकों के माध्यम से, गाइड से, कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लेकिन रियल संदर्भ में इसके वस्तुस्थिति का अर्थ आप लोगों को नहीं पता है कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो थोड़ा सा सुनिएगा। आज से मतलब अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2023 चल रहा है। आज से लगभग 2000 सॉरी वो वाला लाइट ऑफ कीजिए, तो प्लग के बगल वाला, प्लग के बगल वाला, रुके रुके, तार के बगल वाला बंद कीजिए, बैठिए। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आज से लगभग 1215 ईस्वी में, मतलब अगर इसको हम आज के संदर्भ में जोड़े, ये 15 है और ये ईस्वी लिखा हुआ है नहीं? 1215 मतलब आज की तुलना 2023 से हम अगर करते हैं तो आप लोग याद रखें लगभग 808 वर्ष यह पुरानी बात है कि मैग्ना कार्टा से क्यों कहा जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि जिस समय की ये बात हो रही है वह उस देश का नाम था इंग्लैंड। कौन सा देश नाम था? इंग्लैंड था। यहाँ पर यहाँ के राजाओं के द्वारा वहाँ की जनता को कुछ अधिकार पत्र दिया, उसी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजाओं के द्वारा वहाँ की जनता को जो कुछ अधिकार मिला या अधिकार पत्र दिया गया, उससे ही क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थे मैग्ना कार्टा के संदर्भ में। अब सवाल उठता है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, क्या विश्व के अन्य देशों के संविधान में है? तो मैं बताऊंगा कि मौलिक अधिकार विश्व के अन्य देशों के संविधानों में है, लेकिन इसके कुछ नाम भी हैं। यह हुआ एक जीके टाइप से, जो आप बीपीएससी भी कहीं पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में देके या फैक्चुअल पार्ट में देके, या फिर स्टेट पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस में, या बिहार एसआई में, या अन्य कोई एग्ज़ाम्स में जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ 3 देश काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले जो देश है उसको हम लोग कहते हैं यूके। यूके में भी यहाँ के संविधान में मौलिक अधिकार है और वहाँ के मौलिक अधिकारों को हम लोग बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा अभी लास्ट में कि ये प्रश्न कहाँ पे पूछा गया था। इसको हम लोग बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। उसके बाद एक देश आता है फ्रांस, जहाँ पर अभी अपने देश की एक महिला पायलट है शिवांगी सिंह, जहाँ पर अभी मेरे करंट का सेशन जो लोग देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं शिवांगी सिंह के बारे में और अवनी चतुर्वेदी के बारे में। शिवांगी सिंह, कितने लोग देखे थे करंट का सेशन? करंट का सेशन देखे थे? जान को उठाया हाथ, देखे थे? तो वहाँ पर बहुत देखिएगा, बहुत कलेक्टिव क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन जिसके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इंपॉर्टेंट है। वो देख के आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट हैं, है नहीं? तो अब लाइव नहीं करेंगे, अब रिकॉर्डिंग डालेंगे, है नहीं? उस दिन भी लास्ट क्लास लाइव क्या होगा? आज संडे, कल संडे था, कल का नहीं डाले हैं, तो आज जो डलाएगा आज 50 क्वेश्चन डलाएगा। ठीक है जी, 25 उस दिन का, कल का, परसों का और आज का, मतलब कल का 50 डलाएगा। अब देखिए फ्रांस, जहाँ पे शिवांगी गई थी ट्रेनिंग के लिए,
ओरियन उसका नाम है उस युद्धाभ्यास का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि वहाँ के संविधान में इसे किस नाम से जाना जाता है मौलिक अधिकार को, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार के नाम से फ्रांस में जाना जाता है किसको? मौलिक अधिकार को। अब सवाल उठता है कि अमेरिका में किसे क्या कहा जाता है, तो अमेरिका में इसको हम लोग दो नामों से जानते हैं, एक कहते हैं अप्रतिदेय और दूसरा कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो ये इसके कुछ ट्रेडिशनल पार्ट थे। यहाँ से मैं इसलिए बताया कि यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये जो पीडीएफ रहेगा ना उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकार की संरचना, मौलिक अधिकार कैसे कैसे भारत के संदर्भ में उठा है, क्या इसकी विचारधारा रही है, उन सभी तत्वों को हम लोग अब देखते हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है या नहीं है तो मैं ही चलिए शुरू करता हूँ। भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकार का मांग सर्वप्रथम 1895 के विधेयक से किया गया है। सबसे पहले याद रखिएगा 1800, हम ट्रेडिशनल पार्ट से उठाए हैं ताकि वहाँ से आप लोगों को अन्य चीज़ के भी प्रश्न बने। 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से इसकी मांग सर्वप्रथम की गई थी। इसके बाद अगर ईस्वी की बात की जाए तो एक ईस्वी है 1927 और 1927 में मद्रास में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जहां पर उस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं रहमान, और उसी के संदर्भ में सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार की मांग की बात दूसरी बार की जाती है। उसके बाद 1895 में हो गया, 1927 हो गया, उसके बाद 1928 की बात उठती है और 1928 का कांग्रेस का अधिवेशन आपको कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? ये जो मैं बता रहा हूँ ये डेट तो है, लेकिन अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, ये मटेरियल में पीडीएफ में नहीं होगा। तो आप लोग जो है जिस समय पीडीएफ से लिखिएगा तो उस समय वीडियो देख के सुन के या अभी ही आप कर सकते हैं। 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, और यहाँ के उसमें अध्यक्ष थे कौन? मोतीलाल नेहरू। और इन्हीं के संदर्भ में कांग्रेस के अधिवेशन में मांग की गई थी किसकी? एक रिपोर्ट पेश किया गया था और उसी रिपोर्ट के माध्यम से मांग की गई थी फंडामेंटल राइट की। उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए 1929 कोई याद करने की चीज़ नहीं है, मैं बता देता हूँ, एक ट्रिक है यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट भी है। 1929 और 1930 क्यों याद नहीं करना है और क्यों इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और ट्रिक क्या है? देखिए 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे, उस समय में अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कांग्रेस का अधिवेशन 1930 में नहीं हुआ था। इसीलिए जब ये 1929 में जवाहरलाल नेहरू बने थे तो वो कब तक रह गए थे? 1930 तक। तो 1927, 1895, 1927, 1928, 1930 में मौलिक अधिकार से संबंधित बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन संविधान के अन्य तत्वों के सुधारने की पहलू की बात होने लगी थी। यहाँ पर ये हो गया था। इसके बाद अगर कोई डेट है तो 1931 है। यह अधिवेशन हुआ था कराची में। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। और कराची के अधिवेशन में वहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार के मांग के प्रस्ताव को उस अधिवेशन में क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जितने बार प्रश्न पूछे गए हैं ना, मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए, या फैक्चुअल, या यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा सकता है स्टेटमेंट वाला। आप देखे होंगे कल का एग्जाम का 23 तारीख था, असिस्टेंट का एग्जाम का देखते हैं, देखे होंगे कुछ क्वेश्चन केवल एक कथन सही है, 1 2 दोनों सही है, 2 3 दोनों सही है, और डी में दिया हुआ है 1 2 3 सही है। देखें क्वेश्चन आप लोग कल कोई दिए थे बीपीएससी का, हाई कोर्ट का, सॉरी बिहार हाई कोर्ट का एग्जाम दिए थे कल? कोई नहीं दिए थे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से प्रश्न उस तरह से बन सकते हैं। क्लियर है ये?
1931 में कराची का अधिवेशन हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और यहाँ पर मौलिक अधिकार की मांग को पूर्णतः और बेजोड़ तरीके से पेश किया गया था। अब यहाँ से उठता है क्या इसके बाद फिर और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मांग किया? तो मैं बोलूँगा हाँ, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जो इसी वर्ष 1931 में मांग किए और वह मांग करने वाले व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है किस माध्यम से मांग किए थे, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गोल मेज सम्मेलन, किस सम्मेलन के माध्यम से? गोल मेज सम्मेलन के माध्यम से मांग किए थे। तो अब सवाल उठता है यह गोल मेज सम्मेलन, थोड़ा सा मैं गोल मेज पर जिक्र कर देता हूं ताकि आप लोग का एक कंटिन्यूसली पार्ट सेक्शन सारा बना रहे, ब्रेन में सारा खाका तैयार हो। देखिए, गोल मेज सम्मेलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले पूछता है गोल मेज सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ था? तो आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि यह जो है संवैधानिक सुधारों और उसके अन्य प्रतिफलों को विचार विमर्श करने के लिए, मजबूत करने के लिए गोल मेज सम्मेलन हुई थी। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक लाइन में सरल भाषा में, संवैधानिक सुधार को करने के लिए गोल मेज सम्मेलन हुआ। ये कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे हम लोग, ये लंदन में हुआ था और इसमें यह कितनी बार हुआ था? तो यह 3 बार हुआ था। 1930 याद रखिएगा, 1931 याद रखिएगा और 1932 याद रखिएगा। एक सवाल और पूछा जाता है यहाँ पर कि कौन व्यक्ति थे जो तीनों में आए थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है नहीं? और एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना किस अधिवेशन में नहीं आए थे? तो याद रखेंगे 1932 के अधिवेशन, तीसरे अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं आए थे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गांधी जी कांग्रेस को प्रतिनिधित्व करते हुए किस अधिवेशन में आए थे? तो याद रखेंगे सिर्फ दूसरा अधिवेशन में गांधी आए थे, है नहीं? ये चीज़ है। तो जो गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह समझ में आया होगा। जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं या लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो लोग भी अपने विचारों को कमेंट में मुझे बताएं कि जहाँ पे समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अब रियल में क्या स्टार्ट होगा? मौलिक अधिकार। अब रियल में स्टार्ट होगा हमारा मौलिक अधिकार। इसको हम लोग अब देखते हैं। अभी तक जो हमने बात किया वो मौलिक अधिकार से संदर्भित बातें थी। अब रियल में स्टार्ट क्या होगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का क्या तात्पर्य है? मौलिक अधिकार का तात्पर्य है मूल अधिकार से, व्यक्ति से, कुछ वैसे अधिकार जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मौलिक अधिकार के साथ साथ अगर आप जानते हैं तो एक तत्व को और जानना आवश्यक है। देखिए वो तत्व क्या है। मौलिक अधिकार को आप जब जानते हैं तो आपको यह भी जानना होगा कि मौलिक अधिकार सिर्फ एक अधिकार ही नहीं है। मौलिक अधिकार को जानने से पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि अधिकार जो हैं कुछ अन्य विचार की तरह भी होते हैं। अधिकार के 2 पहलू हैं। अधिकार के 2 पहलू हैं। एक अधिकार उसे कहते हैं जिसे मानव का अधिकार कहा जाता है, जिसे मानव का अधिकार कहा जाता है। एक अधिकार होता है मौलिक अधिकार। एक है मानव का अधिकार और एक है मौलिक अधिकार। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं भी आवश्यकता दिक्कत नहीं होगी। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार। मानव अधिकार क्या है समझिएगा थोड़ा। मानव अधिकार मानव को मानव होने के नाते माता के गर्भ से जो अधिकार प्राप्त होता है उसे मानव अधिकार कहते हैं। मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार माता के गर्भ से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव अधिकार। क्या मानव अधिकार किसी को बांध सकता है? तो आप कहिएगा नहीं,
इसकी कुछ विशेषताएं हैं, मैं उस पर बात करता हूं, उन पहलुओं पर बात करता हूं। मैं इसे हटाता हूं और सिर्फ मैं लिखूंगा पहले कौन सा अधिकार, मानव अधिकार। मैं इसकी बात करता हूं। देखिए, सबसे पहली बिंदु है कि मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार की परिभाषा क्या है। तो मानव अधिकार की परिभाषा है, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार माता के गर्भ से या माँ के गर्भ से प्राप्त है उसे हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है, मानव अधिकार व्यक्ति को स्वतः मिलता है। आप अक्सर देखते होंगे कि अगर भारत में किसी अल्पसंख्यक के साथ या भारत में किसी मानव के साथ या भारत में किसी उस तरह के व्यक्ति के साथ गाड़ी पलटा दिया जाता है, बाइक पलटा दिया जाता है, या गाड़ी पलटाना बाइक पलटाना का संकेत आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? न्यूज से ताल्लुकात आप लोगों को नहीं है, समाचार, दैनिक समाचार चीज़ों को आप लोग नहीं देखते हैं? देखते हैं तो याद रखें, जो माननीय अपने भारत के मुख्यमंत्री सब हैं, भारत के प्रधानमंत्री ओजस्वी हैं, और कुछ उस तरह के असामाजिक तत्व जो भारत देश, काल, राज्य, परिस्थिति के लिए अत्यधिक खतरा है, उनकी गाड़ी स्वतः चलते चलते पलट जाती है या बाइक पलट जाती है। तो उसी तरह की व्यक्तियों की जब घटनाएं घट जाती हैं, मैं बहुत चीज़ जो है संकेत में बोलूँगा। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, मैं तो अपने आप को समझदार मानता हूं और मैं बोलता हूं कि मैं संकेत में ही बात करूंगा, और जो नहीं समझते हैं समझदार की श्रेणी में नहीं हैं। जो संकेत को ना समझें वो समझदार की श्रेणी में नहीं हैं। तो कितने लोग समझदार हैं, पहले इस पर मैं देखना चाहूँगा इस ऑफलाइन क्लास में कि हाथ उठाइए। तो थोड़ा सा समझदार, अच्छे से हाथ उठाना है। एक, अच्छा, इधर लड़का में लगभग समझदार है, लड़की में कौन समझदार नहीं है? आप हैं? लड़की में समझदार कौन नहीं है? अच्छा, एक बार उठा के दिखाई तो ईमानदारी से, किसको समझदारी नहीं है? कोई नहीं। हम उठाते हैं, हम समझदार नहीं हैं, है नहीं? आप जो है जैसे उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए मैं बोलता हूँ, जब आदमी ये विश्वास करके उठाता है अर्थात उसके अंदर में सीखने की क्षमता है। समझ में आया? है नहीं? बाह्य आडंबर, दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावित करने का, ये इन तत्वों से आप जब जैसे ही बचने का प्रयास करेंगे ना, तो आपके अंदर में चेंजिंग आएगा, बदलाव आएगा, और वो बदलाव आपको अच्छा व्यक्ति बना देगा। वही बदलाव आपकी तैयारी को मजबूती, दिशा प्रदान करेगा, और इससे क्या होगा? इसका परिणाम होगा आपकी दिशा और दशा आने वाले 6 महीने में बदल जाएगी। क्यों? जो सच होगा उसको बार बार नहीं कहना पड़ता है। जो झूठ होगा वो बोलेगा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और तुमसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। यानी उस बात में कहीं ना कहीं असच्चाई के तत्व छिपे हुए अवश्य है, क्योंकि सत्य को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और झूठ को आपको यकीन, देखिएगा आज के बाद अपने जीवन में जो व्यक्ति आपसे कुछ लेना चाह रहा हो, ठगना चाह रहा हो, कुछ बोलना चाह रहा हो, आपको सोच रहा हो कि इससे कुछ ले लिया जाए, आपके लिए वो बहुत जो है झूठी बात, उस जो बात कहेगा उस बात पे बहुत बल दे के बोलेगा, ये ऐसा है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इस तरह से। यानी आप उन बातों पर किसी भी स्तर से विश्वास करें, उसका यह काम होता है। और ये सा किसकी खासियत है? झूठ की खासियत है। नहीं तो ये अनुभव से आता है, आप लोग भी प्राप्त कीजिएगा तो अपने आप मिलने लगेगा। अब तो मानव अधिकार की हम लोग बात कर रहे थे। मानव अधिकार वह अधिकार है जो मानव को मानव होने के नाते माता के गर्भ से प्राप्त होता है। अर्थात आप कह सकते हैं इसका दूसरा पहलू कि वह जन्म से प्राप्त है। तीसरा पहलू क्या? इसे देश के कानून में बांधा नहीं जा सकता है। अर्थात तीसरा पहलू है, इसे आप बांध नहीं सकते, या भारत देश से नहीं बांध सकते। मानव कहीं का होगा, देखिएगा तुरंत मानवाधिकार वाले लोग, ह्यूमन राइट्स वाले लोग
कहते हैं नहीं इनकाउंटर मत करो, इनकाउंटर मत करो, और उसका विरोध करने लगते हैं। तो यही है मानव अधिकार, है ना? समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आगे हम देखेंगे मानव अधिकार हो गया, अब हम लोग आगे देखेंगे क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? अगर यह परिभाषा पूछा जाए तो यह ध्यान में रखिएगा, और मैं प्रश्न बता देता हूं। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ है। तो जब ये पूछा सकता है तो मानव अधिकार क्या है, यह कथन भी पूछा जा सकता है। तो मानव अधिकार क्या है, इसको सुनिए। मानव अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार उसको प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार उसे प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार नहीं कहते हैं। यहाँ भगत नहीं चल रहा है, प्रवचन नहीं चल रहा है, जो बोले स्वाहा, है नहीं? थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, जागरूक हुए क्लास में एकदम, है नहीं? अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, शायद आप लोग पहले कभी नहीं सुने हों, या सुने हों तो हमारे मुंह से सुने हों, है नहीं? ऐसा मुझे लगता है कि मैं पॉलिटी ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ और समझदारी अच्छी है, तो मैं आपको समझा सकता हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। आप लोगों को क्या फील होता है मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ें, चलिए, मौलिक अधिकार की मैं परिभाषा बताया था, और बताया कि यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार उसे प्राप्त होता है उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। इसमें समझना क्या है? इसमें समझना है कि कैसे यह मौलिक अधिकार व्यक्तित्व के व्यक्तित्व विकास के लिए। अभी आप सपोज कीजिए कहीं काम कर रहे हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट में, और आपको सामाजिक समरसता के आधार पर आपके मानसिक विकास के लिए कभी छुट्टी की आवश्यकता है, या आपको ओकेजनली कहीं जाना है, या आपसे लगातार 24 घंटा काम लिया जा रहा है और आप उससे ऊब चुके हैं, आपको और सामाजिक भागीदारी में भाग लेनी है, तो ये सब एक पर्सनालिटी का पार्ट होता है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं आगे इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात बताऊंगा मौलिक अधिकार में, और आपको उस समय भी याद दिलाऊंगा कि इसीलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। मैं क्यों बोलता हूं कि आपका संडे को टेस्ट होगा या मंडे को टेस्ट होगा, यह आपके लिए ज़रूरी है, इन पहलुओं के लिए ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाऊं और टेस्ट ना लूं, ना पूछूं, तो क्या आपका विकास हो जाएगा? नहीं होगा। आप कितने पढ़ेंगे घर में जाकर मुझे पता है नहीं? आप क्या कीजिएगा मुझे पता है, किसके बारे में सोचिएगा वो मुझे पता है। एटलीस्ट अपने लक्ष्य के बारे में सिर्फ सोचिएगा, बन जेबे नहीं तो ई करबे। अबरी दरोगा बनबे नहीं तो बगल वाला के बदला लेना छे, हमार जमीन दाबि लेलकै, पिताजी से लड़ ले रहे, है नहीं? तो इस तरह की मानसिकताएं, जब भी कोई लक्ष्य किसी बदले के भाव से प्रेरित होता है तो याद रखिए, मेरी वाणी है वो कभी पूरा नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से किया गया काम, मेहनत, वह पूरा होता है। ये चीज़ें, तो मौलिक अधिकार उसी को कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या आवश्यक है, जो अधिकार आवश्यक है उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। ये हुआ पहला बिंदु। दूसरा बिंदु इसमें क्या है? दूसरा बिंदु है, इसे किसी भी देश के, उस देश के प्रदत्त नियम से प्राप्त होता है। सपोज कीजिए कोई एक्स देश है, वहाँ उसको अधिकार मिलेगा तो क्या से मिलेगा? वहाँ के संविधान से मिलेगा ना। तो जिस देश में वह व्यक्ति रह रहा है, उस देश के संविधान से उसको जो प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार। अर्थात तीसरा बिंदु, इसे देश के कानून में बांधा जा सकता है। कोई डाउट किसी को? चौथा बिंदु, यह मौलिक अधिकार को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। साथ देखिए, कोर्ट में चैलेंज नहीं, आपका जीने का अधिकार है, आपको कोर्ट में कोई चैलेंज कर सकता है? आप आत्महत्या मांगने के लिए जाइए कि हमको सुसाइड करना है, आपको नहीं मिलेगा, बोलेगा नहीं करना है, कारण बताइए। ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। इस पर बहुत सारे लेक्चर हमारे आएंगे अभी, मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग। जो व्यक्ति पहला अध्याय से, जहाँ से मैं पढ़ाया हूँ संवैधानिक विकास से, मौलिक अधिकार तक कंप्लीट रखेगा और बीपीएससी और यूपीएससी जो क्वेश्चन कभी देखा होगा या उसके नीचे का क्वेश्चन देखा होगा, कुल बीपीएससी में, ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है, कुल बीपीएससी में अगर 10 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो अध्याय पहला से लेकर अध्याय मौलिक अधिकार तक में 6 या 5 प्रश्न यहीं से रहते हैं, यहीं से रहेंगे। मौलिक अधिकार कंप्लीट समझ दिया, 5 क्वेश्चन के मालिक हो गए। और उधर बाकी 20 चैप्टर पढ़िएगा तो 5 क्वेश्चन बनेगा। पढ़ना तो आपको 28 से 28 है, 30 से 30 अध्याय है, एक अध्याय को छोड़ के विशेष उपबंध वाला, बाकी सभी अध्याय इंपॉर्टेंट है। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये तो कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए बीपीएससी में क्या है, यूपीएससी में क्या है, जितने अध्याय से प्रश्न पूछे गए वो सभी अध्याय इंपॉर्टेंट है और वो अध्याय पढ़ना आवश्यक है। तो मौलिक अधिकार से यहाँ से प्रश्न अच्छे से बनते ही हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं कितनी विशेषता बता दिया है ना, 4 बता दिया। 5वां विशेषता क्या है, यह एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पूर्ण। एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है, पूर्ण। अर्थात यह अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं, इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। छठा, इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक नहीं है, क्या है, नकारात्मक है। और यह पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट। अगर कोई चीज एब्सोल्यूट होगा तो वो क्या होगा, सिर्फ ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण होंगे, वही एब्सोल्यूट होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा। मतलब जो भी हो, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, कुछ भी हैं तो वही एब्सोल्यूट होगा, इसके अलावा कोई एब्सोल्यूट नहीं है ना। यही एब्सोल्यूट को हिंदी में बोलते हैं अत्यांतिक, वो उसके अलावा कोई एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये हो गए मौलिक अधिकार के पार्ट्स, कुछ विशेषताएं। क्लियर हो गया। मानवाधिकार अभी आपके साथ, आपके मोहल्ले में, आपके घर वाले के साथ कोई जाति करे, व्यक्ति करे, प्रशासन करे, सरकार करे, आपके लिए आवाज़ उठेगी, कोई व्यक्ति उठा सकता है नहीं। ये हुआ मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है, बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर बना हुआ है। मौलिक अधिकार क्या है, संविधान देगा। मौलिक अधिकार एक सीमा है, मानवाधिकार की सीमा नहीं है। अतीक अहमद का भी मारा गया उत्तर प्रदेश में। अतीक अहमद मरा, वो बिल्कुल गलत था, गलत आदमी था, दहशतगर्द था। उसको सजा देने का अधिकार कानून को है और कानून उसको बाय नियम से देगा, कोर्ट लेके जाएगा, कोर्ट उसको सजा देगी। अब उसका इनकाउंटर, अगर कानून का राज यही है कि पकड़ो और इनकाउंटर कर दो, तो ये समस्या है ना फिर। तो उसी को बोलते हैं मानवाधिकार। उस तरह के मानवाधिकार के लिए जरूरी नहीं है कि आपको आपके मोहल्ले के लोग सपोर्ट करेंगे, आपके लिए ब्रिटेन का लोग खड़ा हो सकता है नहीं, कहीं के भी लोग आपके लिए ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। मौलिक अधिकार उस देश के लिए आपके साथ उल्लंघन हुआ तो आप इसको लेकर किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 32 से करता है और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा 226 से करता है। यह अनुच्छेद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इसको कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार को रेमेडीज कहते हैं, इसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स रेमेडीज कहते हैं और इसको फंडामेंटल राइट्स फॉर स्टेट के लिए रेमेडीज माना जाता है। अगर राज्य में हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करेगा और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वह आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगा, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन मानवाधिकार में ऐसी बातें नहीं। तो ये हो गए बेसिक स्ट्रक्चर किसके, मौलिक अधिकार के। और मौलिक अधिकार यहाँ पर बेसिक रूप से समाप्त होता है और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के पास जाएंगे और नए तत्व को शुरू करेंगे। इसमें आर्टिकल शुरू हैं, अब आर्टिकल शुरू होगा। आर्टिकल 12 से 35 शुरू होगा, है ना, 12 से 35। अब देखिएगा अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है ना, किसको परिभाषित करता है, राज्य शब्द को। तो
तो क्या सिर्फ 12 ही है? तो आपको मैं आज यहाँ पे देता हूँ, एक मेरा अपना कलेक्शन पॉइंट है ताकि वो आपको ना करना पड़े। अगर पूछे एग्जामों में कि राज्य शब्द की चर्चा कहाँ कहाँ पर है, तो आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि 3 आर्टिकल से राज्य संबंधित हैं। एक है 12, एक है 36, एक है 252। इस 3 आर्टिकल में 152, सॉरी, हाँ सॉरी 152 गलती से लिखा गया है, सॉरी। 12 है, 36 है और 152 है। इस 3 आर्टिकल में 12 की चर्चा है, सॉरी राज्य की चर्चा है। यह आर्टिकल आप देख के समझ में आ गया होगा, ये मौलिक अधिकार का है ना। 36 को आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये डीपीएसपी का है। और 152 को देख के समझ में आ रहा होगा, यह संघ से संबंधित है नहीं, ये संघ से संबंधित है। तो इस 3 जगह राज्य की चर्चा है। क्लियर है? 12 हो या 36 हो या 152 हो, वहाँ कैसी की चर्चा है? राज्य की चर्चा है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ राज्य का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर राज्य का मतलब यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान यह नहीं है। राज्य का मतलब है वो सारी संस्था, 3 अर्थ है, ध्यान समझना, वो सारी संस्था जिसकी स्थापना राज्य ने की है। क्लियर? वो सारी संस्था जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा हुआ है? सरकार से जुड़ा हुआ है। और तीसरा, वो सारी संस्था जो, कोई देख के बोल लो, जो मतलब वो, देखिए 3 चीजें मैं बताता हूं आप लोगों को अच्छे से। पहला, वो सारी संस्था जो राज्य से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, वो सारी संस्था जो जिसकी स्थापना राज्य सरकार ने की है, और वो सारी संस्था जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर किससे जुड़ी हुई है? सरकार से जुड़ी हुई है। तो ये 3 चीजें हैं किससे संदर्भ? राज्य में। तो राज्य के संदर्भ में ये 3 तत्व इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये तीनों ध्यान में रखना होगा। तो बोले सर ये कहाँ पढ़े? तो ये पीडीएफ जो अभी लेक्चर का आपको भेजा जाएगा, लेक्चर का पीडीएफ आप लोग सारा रिवीजन मारिएगा उसी से निकाल के। मैं बार बोल रहा हूँ कि टेस्ट में जो भी मैं टेस्ट लूँगा उसमें 2 ही जगह से प्रश्न रहेंगे। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन होगा लेक्चर से और 25 क्वेश्चन होगा कहाँ से? नोट से। लेक्चर पीडीएफ वही हुआ, 25 क्वेश्चन पीडीएफ से, लेक्चर से, और 25 क्वेश्चन जो नोट्स आप लोग लिए हैं वहाँ से होगा। तो जितने भी पहलू हैं वो सभी पहलू आप लोग को चिंता नहीं करना है, सब है यहाँ पर, देखिए है ना, टोटल चीज़ है, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी हर जगह। देखिए यहाँ पर है ना, ये इसी के बारे में बोल रहा था। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया, इसमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। अब है ये समझाना विधि आयोग क्या। यहां देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, वो सारी संस्था। बीसीसीआई क्या है? संस्था है ना। आप बीसीसीआई एक तानाशाही संस्था है, बहुत पैसा है, अकूत पैसा है। यहाँ पर आप आरटीआई के तहत इससे कुछ मांगेंगे तो यह नहीं देता है, तो इसको भी इसके तहत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए यह एग्जाम्पल के तौर पर बीसीसीआई, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। समझ में आया? तो ये बातें आगे देखिएगा। यह हमेशा राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। किस अनुच्छेद में है ये कौन सा अनुच्छेद की व्याख्या है? ये 12 की व्याख्या। तो 12 की यह पहली व्याख्या है। 12 की दूसरी व्याख्या क्या है? 12 की दूसरी व्याख्या है कि यह, इसकी प्रवृत्ति निषेधात्मक होगी। देखिए एक शब्द लिखा होगा, कैसी होगी? निषेधात्मक लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है। इसकी प्रवृत्ति क्या है? उसके ऊपर लिखा है राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्त है। अर्थात आपको स्वतंत्र रूप से घूमने का, खाने का, पीने का, अपनी आत्मा, एक आर्टिकल है आर्टिकल 20, प्राण व दैहिक। दैहिक मतलब होता है, सॉरी हाँ, आर्टिकल 21 प्राण व 20 में है अपराध एवं अपराध दोष सिद्धि, और 21 में है
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण अर्थात मेरी जो जीवन है वो, और दैहिक अर्थात शरीर है ना, इसकी स्वतंत्रता। ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट है, जितने भी लोग देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग सुनिएगा। आर्टिकल 20 में एक शब्द जो लिखा हुआ है देह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे यह पता चलता है, अगर आपको बोले कि आपको ऑस्ट्रेलिया का हवा खाइएगा तभी खाना पचेगा, तो यह आपके मौलिक अधिकार के श्रेणी में आएगा, है नहीं। यह एक बहुत विस्तृत आर्टिकल है, और एक एक आर्टिकल की मैं व्याख्या इस तरह से आप लोगों को दूंगा, आप आश्चर्यचकित होइएगा कि इस तरह से इसका व्याख्या होता भी है नहीं। तो आर्टिकल 2 में दूसरा, आर्टिकल 12 में इसका दूसरा पहलू है। पहले तो मैं बता दिया कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, 12 राज्य का व्याख्या क्या, और यहाँ राज्य का तात्पर्य यूपी एमपी राजस्थान से नहीं है, राज्य का मतलब ये 3 है, और मैं बता दिया हूँ। उसके बाद यह है इसकी प्रवृत्ति कैसी है, निषेधात्मक है। यह प्रश्न पूछेगा आर्टिकल 12 की प्रवृत्ति कैसी है, निषेधात्मक है, अर्थात यह राज्य के विरुद्ध क्या प्राप्त है, मौलिक अधिकार। आप कभी सुने हैं मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार राज्यों को है नहीं। कौन कर सकता है मौलिक अधिकार में संशोधन अगर करेगा तो कौन करेगा, संसद करेगी, और वह भी इसकी मूल प्रवृत्ति में छेड़छाड़ किए बिना, है कि नहीं। तो यहाँ पर राज्य से क्या क्या प्राप्त होगा, राज्य से प्राप्त होगा छुआछूत के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता को बोलते हैं छुआछूत, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। फिर है दूसरा क्या है, जीने का अधिकार। अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, वह कोई आपसे नहीं छीन सकता है। एक नेचुरल डेथ, एक प्राकृतिक तौर पर सही तरीके से जो किसी की मृत्यु होती है, इसके अलावा आपकी जीवन छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। बहुत अच्छी नींद आ रही है, इसी चल ही रहा है, कोई बात नहीं है, हैं खूब बढ़िया से यहाँ तक खा के आए होंगे, एकदम मस्त फ्रेश हो रहे हैं अभी, हैं क्या बात है। तो ये है। और तीसरा क्या है, तीसरा है बाल श्रम नहीं। बाल श्रम, बाल जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उससे आप किसी से मजदूरी ये सब नहीं करवा सकते हैं। यही है हमारा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के 2 पहलू हैं, दोनों में बता चुका हूं। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। प्रश्न कैसे बनेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछेगा राज्य शब्द की चर्चा कहाँ है 12 में, कभी भी पूछ दे राज्य की, आपको एक कोई पूछेगा, यहाँ पर 3 में बताया, 12 में है, 36 में है, 151 में। राज्य का मतलब क्या है मैं बता दिया, वो सारी संस्था जो राज्य से जुड़ी है, वो सारी संस्था जिसकी स्थापना राज्य ने की है, वो सारी संस्था जो सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। यहाँ पर में राज्य मौलिक अधिकार क्या है, तो एक निषेधात्मक प्रवृत्ति की है, और यह एक क्या है, यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। क्या, आपके साथ कोई भेदभाव छुआछूत नहीं कर सकता है, आपके जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, और बाल श्रम नहीं। इसमें और भी छोटी छोटी कुछ हैं, लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया है, विधि शब्द को। एक आर्टिकल हम पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर के लिए, आर्टिकल 13 का 4। कभी आपसे पूछे, है नहीं, एक पीडीएफ इससे पहले वाला नागरिकता वाला पीडीएफ खोलिए, जो लिख लिए होंगे या जिसके पास है, जो लिख लिए होंगे, नहीं उतारी है, क्लास भी रेगुलर नहीं आती है, क्यों, घर, हाँ, किस में, सिटीजनशिप का लास्ट पेज देखिए, संघ राज्य क्षेत्र में है, हाँ, संघ राज्य क्षेत्र में देखिए लास्ट पेज, नहीं है, हाँ, नागरिकता वाला तो एक ही भेजा गया है, नहीं, तो अब ये देखिए आप, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र देखिए तो 69। अभी हम 2 मिनट के लिए, इसीलिए वहां पर हम इसलिए ले जा रहे हैं, कनेक्ट करके, कनेक्ट करेंगे उसको, जोड़ेंगे इससे उसमें। आर्टिकल वहां पर 13 होगा, विधि शब्द की व्याख्या। नहीं, आप पहले जहां पे मैं बताया संघ राज्य क्षेत्र में जाइए, और वहां पर लेक्चर का लास्ट पेज खोलिए। मिला जी आप लोगों को,
लाइए। आर्टिकल 13 विधि शब्द की परिभाषा है ना। आर्टिकल 13 का एक आर्टिकल है, एक नया आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 13 का 4। किस संविधान संशोधन से, उन कब आया था ये? उसमें भारत देश का पीएम कौन था? इंदिरा गांधी थी। उस समय यह आर्टिकल बना और उसमें बताया गया, क्या बताया गया? पढ़िए कोई लोग, एक आदमी बोलो संभवी। वहां पर हम संविधान संशोधन समझाए थे। अरे संविधान संशोधन पर लेक्चर दिए थे, कितना सुंदर लेक्चर दिए थे, याद है किसी को? संविधान संशोधन के तहत अगर संशोधन होगा तो कितने संशोधन होंगे? 3। और आर्टिकल 368 लग के संशोधन होगा तो 2। कैसे भूल जाती है तुम? आप ही को बोल रहे पिंकी। अच्छा, 2 तरीके से कहता है, एक है 3, एक है 2। तो वही आर्टिकल अब ये मौजूद नहीं है, यह अब जगह में नहीं है। अनुच्छेद 13 विधि शब्द को परिभाषित किया है। विधि क्या है? अनुच्छेद 13 में देखिए, जो राज्य का विधानमंडल, मैं बताया था एक दिन, अगर मैं विधानमंडल बोलूं तो क्या समझना है? अगर मैं संसद बोलूं, विधानमंडल लिखा हो या विधान पालिका लिखा हो, क्या होगा? राज्य होगा। अब चूंकि यहाँ पर मुझे कुछ क्लियर करना बहुत आवश्यक है, तो अब आप लोग अच्छे से यहाँ समझिएगा। अभी तक सिर्फ मैं बोलता था कि मैं विधानमंडल बोलूँ तो अब क्या समझना है? राज्य। संसद में जिस तरह, संसद में अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ समझना बहुत आवश्यक। संसद ये कहाँ होता है? देखिए मैं बहुत सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, किताबी भाषा से ऊपर उठकर, क्योंकि बहुत सामान्य लोग हैं और किसी भी व्यक्ति का बेसिक कंप्लीट नहीं है, तो हम सामान्य लहजे में आसान तरीके से बताएंगे, आपको यह समझना है नहीं? अपने भारत देश में केंद्र में क्या है? संसद है। और राज्य में क्या है? अपने राज्य में है विधान मंडल। अगर यह नहीं हो तो दूसरा शब्द होगा विधान पालिका। मैं बोला था ना एक दिन, याद हो अगर किसी को। केंद्र में संसद होता है, और संसद किस अनुच्छेद से बनता है? 79। हम एक दिन क्लास में बोले थे कि जिस दिन पॉलिटी क्लास खत्म होगी आप कितने अनुच्छेद के मालिक रहेंगे? और 250 अनुच्छेद बोले होंगे। अब अभी तक काउंट कीजिएगा तो 20-30 अनुच्छेद से ऊपर हो गया होगा, है नहीं? तो इस तरह करके अभी भी थोड़ी देर पहले 32 बताएं, 226 बताएं, है नहीं? तो 79 आर्टिकल से किसका गठन होता है? और संसद बनेगा 3 तत्वों के मिलने से। संसद बनेगा 3 तत्वों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि अब मैं जब संसद बोलूं तो आपके ब्रेन में यही 3 चीज आना चाहिए, है नहीं? क्योंकि अब यहाँ से अध्याय, जो लोग कहीं पढ़े हैं पॉलिटी मुझसे, तो उनको यह पता होगा। अब संसद यदि समझ में नहीं आएगा तो आगे समझना थोड़ा मुश्किल है, नहीं? अब आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे ही हम बोलेंगे संसद, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? संसद जैसे मैं बोलूं आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर केंद्र की बात कर रहे हैं, उस संसद की जिसमें लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा और राष्ट्रपति होगा। संसद हमारी विधायिका प्रणाली की सबसे बड़ी संस्था है, जहां पे विधि का निर्माण होता है। फिर से मैं बोलता हूं, ये बेसिक है, ये बेसिक बताना, वो रुक जाए मंजूर है, लेकिन ये बताना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद आप समझ ही नहीं पाएंगे। मैं बोलूँगा संसद, आपके ऊपर चला जाएगा। मैं बोलूँगा विधान पालिका, आपके ऊपर से चला जाएगा। यकीन मानिए, अगर मैं बोलूँ तो ईमानदारी से मैं बताऊँ, विधान पालिका में मैं पूछ लूँ तो उसका सबको पता है? नहीं पता होगा, तो इसीलिए मुझे बताना लाजमी। संसद, जैसे मैं बोलूँ संसद,
दो शब्द मेरे मुंह से कभी निकले तो गलती मत कीजिएगा, लेकिन अंतर या स्पष्ट जरूर रखिएगा। एक अगर संसद बोलूं तो अलग अर्थ होता है, और सांसद बोलूं तो अलग अर्थ होता है। तो कोई गलती से सांसद मत बोल देना। सांसद एक पद है जो व्यक्ति निर्वाचित होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहां जाता है? संसद में। कहां जाता है? संसद में जाने के लिए व्यक्ति को या तो लोकसभा जीतना होगा या तो राज्यसभा जीतना होगा। क्लियर? अब चूंकि संसद में जाने के लिए लोकसभा में जो मनोनीत पदों की संख्या थी, माननीय मोदी जी की सरकार ने उसे समाप्त कर दिया है, लेकिन राज्यसभा में है। राज्यसभा में अभी भी मनोनीत होकर वहां पर सदस्य जाते हैं। तो यहां पर संसद में बैठने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद को हम लोग बोलते हैं इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप सुनते होंगे एमपी चाहिए, वो संसद है। माननीय पूर्णिया के सांसद हैं कौन? संतोष को ओंगी लग रहा है रे, संतोष कुशवाहा हैं, ये हमारे पूर्णिया के सांसद हैं। वो बैठे हैं कहां पर? किसके सदस्य हैं वो? मेंबर, संसद के सदस्य हैं। वो कैसे बन गए? ये निर्वाचित हुए जनता के बीच में। तो संसद में पहुंचने के लिए या तो आपको लोकसभा का चुनाव जीतना होगा या राज्यसभा का चुनाव जीतना होगा। क्लियर है? या आपको राज्यसभा में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके आपको वहां भेजा गया हो। इसी 3 तरीके से आप कहां जा सकते हैं? भारत के संसद में। तो जब मैं नाम लूं संसद, तो याद रखिएगा संसद मतलब बोल रहे हैं हाउस, जहां पर लोग, पार्लियामेंट जहां पर लोग बैठते हैं, निर्वाचित हुए सदस्य या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए जनता से या निर्वाचित होकर के। कोई डाउट? निर्वाचित जब बोलूं तो क्या समझते हैं? निर्वाचित मैं बोलूं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। या तो वह डायरेक्ट जनता से चुनकर आया है या अप्रत्यक्ष रूप से वह जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनकर आया है। तो ये है हमारा संसद। क्लियर है? संसद किस अनुच्छेद में है? 79 में है। संसद 3 तत्वों के मिलने से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई डाउट किसी को नहीं? देखिएगा, अब इसी तरह जिस तरह संसद में 3 तत्व होते हैं, थोड़ा सा और लिखना ही है, एलएस है, आरएस है और पी है ना। लोकसभा को केंद्र में निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। इसके बहुत नाम हैं, उसमें से एक नाम है, प्रचलित नाम है निम्न सदन। जब मैं स्पेशल अध्याय यह पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि लोकसभा को और किस किस नाम जानते हैं। लोकप्रिय सदन है, जनता की सदन है ना। तो क्यों बुलाया जाता है ये सब बताएंगे, इसके पीछे एक ठोस लॉजिक है। लेकिन अभी आप यह जान के रखिए, लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन क्यों बोलते हैं? यह प्रत्येक 5 वर्ष पर कार्यकाल के समाप्त होने पर भंग हो जाता है और इसकी चुनाव होता है। इसे उच्च सदन क्यों बोलते हैं? यह कभी भंग नहीं होता, यह एक अस्थायी सदन है। ये क्लियर समझ में आ गया? आर्टिकल 79 से संसद का गठन होता है और संसद 3 तत्वों के मिलने से बनता है, एलएस, आरएस और पी। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। राज्यसभा से सदस्य को पार्लियामेंट पहुंचता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। और राष्ट्रपति भी 12 सदस्य को मनोनीत करके संसद में भेज सकती है। कोई व्यक्ति, आपको डाउट? जो भी व्यक्ति संसद जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई डाउट किसी को नहीं? शॉर्ट में इसको हम लोग एमपी बोलते हैं। बोलिए। वो हम अभी सिर्फ इतना जानिए, प्रतिनिधि चुनते हैं, है नहीं? लोकसभा के चुनेंगे, विधानसभा के सदस्य लोग मिलकर चुनेंगे, लेकिन यह हम आगे बताएंगे। अभी यहाँ का यह विषय नहीं है। अभी चूंकि हमको आगे टर्मिनोलॉजी, जो व्यक्ति पढ़ा होगा पहले, मुझे आगे समझाना है, तो वहाँ पर संसद आएगा, वहाँ विधान पालिका या विधान मंडल आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आज के बाद से आपको न्यूज़पेपर और टीवी में न्यूज़ देखने में आसानी होगी। जैसे आप सुनेंगे संसद, आपको ब्रेन में खट से यही बात आ जाएगा। जैसे ही आप सुनेंगे, पेपर में पढ़ेंगे विधान पालिका या विधान मंडल, आप समझ जाएंगे कि ओ सर तो ये बात बोल दी, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ। पॉलिटी एक ऐसा विषय है, जब इसको आप समझने लगते हैं तो आपको न्यूज में बोली गई बातें समझ में आएगा। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर आपको विषय वस्तु जितने भी बातचीत होंगी वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगा।
कोई डाउट किसी को नहीं? अब एक शब्द आता है विधान मंडल। ये कहां होता है? राज्य में होता है। ये कहां होता है? राज्य में होता है। याद रखिएगा, विधान मंडल को विधान पालिका भी बोलते हैं। विधान मंडल को विधान पालिका। अब मैं समझाने के दौरान कभी विधान पालिका बोल दूं या विधान मंडल बोल दूं, आपको समझना है किसकी बात हो रही है। गलती करिएगा नहीं ना, यही चीज है। अब सवाल उठता है विधान मंडल में कौन से तत्व होते हैं। देखिएगा, विधान मंडल में जो तत्व होते हैं, विधान मंडल में जो होते हैं, इसमें भी 3 तत्व होते हैं। पहला, यहां पर विधान सभा होगा। क्या होगा? विधान सभा। उसके बाद क्या होगा? गवर्नर होगा। और उसके बाद क्या होगा? विधान परिषद होगा। यहां वी से हो गया विधान, एस से हो गया सभा। इतना तो आप लोग जान ही रहे हैं। देखिएगा, विधान मंडल में 3 तत्व होते हैं। समझा रहे हैं, अभी ध्यान समझिएगा, गलती नहीं होगी आगे और यहां से फिक्स हो जाएगा। विधान मंडल में जो सबसे पहला तत्व होता है वो उसका नाम है विधानसभा, दूसरा है गवर्नर और तीसरा है। इतना बोलिएगा तो आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा समझिएगा। आप जब तक ऐसे नहीं बोलिएगा, जब अभी हम ऐसे बोलेंगे कि राज्यों के विधान मंडल में 3 तत्व होते हैं। विधान मंडल या विधान पालिका 3 तत्वों के मिलने से बनते हैं। पहला विधानसभा, दूसरा गवर्नर और तीसरा विधान परिषद, जहां उसका अस्तित्व हो। यह लगाना आवश्यक है, जहां उसका अस्तित्व हो। अर्थात इस शब्द का अर्थ यह हुआ, भारत के 2800 राज्य में यह चीज नहीं है। क्लियर है? यानी राज्यों का जो विधान पालिका या विधान मंडल होता है वह या तो द्विसदनीय होगा या एक सदनीय होगा। ध्यान समझना। सपोज कीजिए जिस राज्य में ये नहीं है, जैसे अपना बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड, वहां पर सिर्फ विधान मंडल 2 तत्वों के मिलने से बनता है, विधानसभा और गवर्नर। अगर हम लोग बिहार की बात करेंगे तो यहां पर विधानमंडल 3 तत्वों के मिलने से बनेगा, है ना, जहां इसका अस्तित्व हो। नींद आ रही है? क्यों नींद आती है? बहुत गलत आदत है। आप भी ले लेते हैं झपकी, वो भी बीच में झपकी ले लेती है नहीं? तो बहुत गलत, आप ही को बोल रहे हैं, है नहीं? तो इस तरह से अगर है तो उस दिन क्लास ही मत आइए आप लोग, है ना? ये आके अगर नींद ले रहे हैं तो इससे मुझे क्या पता चलता है पता है? क्या बोल, सही बोलिए। हाँ, ये चीज़ हो रहा है और हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कॉन्शस हैं, आप में अगर लक्ष्य प्राप्त करने की भावना, लालसा है और आपको अगर रियल में पॉलिटी समझना है तो, और अगर हम सामने हों तो पॉलिटी में तो लोग को लगता है कि अच्छी अच्छी बातें सीखने की मिली, जो अवश्य मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये डायरेक्ट सीधे समझिए कि एक अपमान जैसा लगता है, जैसे वो आधा आँख खुला हुआ है, इसी पर ज़बरदस्ती आँख खोले हुए। जब बच्चे थे, छोटे थे, मैं अपनी बात बताता हूँ, तो मैट्रिक की परीक्षा था तो पापा लोग, घर के लोग सुबह में 4 बजे उठाते थे। तो उस समय की जो स्थिति होती थी वही जो नहीं, तो वो टाइप का भी यहाँ पर हमको देखने की मिल रहा है। तो ये गलत है क्लास में इस तरह से सोने की। मतलब आपको लगना चाहिए कि व्यक्ति, अब वो भी इतना, मेरा सब खुला हुआ रहता है, इधर देख रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि इधर नहीं देख रहे हैं, लोग क्या कर रहा है, हम बता सकते हैं वो भी किधर से हाथ रखा हुआ है। तो ये चीज़ है। तो पूरा इधर है तो इधर का हम सारा बता सकते हैं, उससे लगेगा कि नहीं देख सकता है, हम 180 नहीं 360 डिग्री देखते हैं, है नहीं? तो ये चीज़ है। तो थोड़ा सा जो है आप लोग ये हुई है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, विधान मंडल या विधान पालिका। क्लियर है? अब मैं बोलूं या आप न्यूज चैनल में सुने या पेपर में पढ़ें, विधान राज्य के विधान मंडल ने यह पास किया, आप समझ में आ जाएगा ना?
है नहीं। तो एक चीज सिर्फ बचा हुआ वो बताते हैं, राज्य में जो विधानमंडल या एक सदनीय होंगे या दो सदनीय होंगे ना। तो दो सदनीय जो होंगे वह भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से 6 राज्य मात्र ऐसे हैं जहां पर विधान पालिका या विधानमंडल द्विसदनीय, और 22 राज्य में एक सदनीय। जो वो 6 राज्य हैं उसका नाम है T फॉर तेलंगाना, U फॉर उत्तर प्रदेश, है ना, BHI बिहार, है ना, M से महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश, J से जम्मू एंड कश्मीर, और यूपी बोल चुके हैं, A से आंध्र प्रदेश, हाँ कर्नाटक। तो ये 6 राज्य हैं, ये मिल जाएगा। तो ये, हाँ बोलिए, छूट गया क्या? नहीं नहीं 6 होगा। कौन? देखिए इसका एक ट्रिक है, तू भी मजा कर। एक इसका ट्रिक है, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। तू भी मजा कर। T फॉर तेलंगाना हो गया, U फॉर यूपी, और ये पूरा अपना गौरवशाली बिहार, BHI बिहार, M फॉर महाराष्ट्र, A फॉर आंध्रा, और J और A दोनों से, हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर, है ना। अब है KAR कर्नाटक। काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6। पहले कितने रास्ते? 7। एक कौन हटा हाल में? हाल में कौन हटा? पहले 7 राज्य था, अब 6 ही राज्य बचा। जी बिल्कुल। कौन बोल रहा है? ये चीज है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये लिस्ट यहां से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना। ये, हाँ, ये आर्टिकल 13 अब स्टार्ट होगा। आर्टिकल 12 में बता चुका था, है नहीं। अब क्या स्टार्ट होगा? आर्टिकल 13। 13 है, विधि शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो विधि क्या है? आर्टिकल 13 के तहत सब विधि क्या है? अनुच्छेद 13, राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, राज्य संसद के द्वारा बनाया गया कानून, राष्ट्रपति का अध्यादेश, कोई प्रपत्र या कोई प्रथा, ये सभी क्या है? एक विधि तो है। याद रखिएगा, हमारा देश, एक चीज और बताते हैं फिर इस पर आएंगे, हमारा देश कितने स्तंभ पर आधारित है? याद रखिएगा, हमारा देश मुख्य रूप से 3 स्तंभ पर आधारित है। सबसे पहले है विधायिका, फिर है कार्यपालिका, और फिर है न्यायपालिका। 4th पिलर ऑफ आवर इंडिया के बारे में मीडिया को जानते हैं। विधायिका का सरल भाषा में अर्थ अगर आपको समझना है तो जहां विधि बनता है, कार्यपालिका बने के विधि का पालन कराता है, और जहां पालन करने में समस्या होती है वहां पर न्यायिक कदम उठाने के लिए न्यायपालिका है। एक बार एक अनुच्छेद पूछा गया था, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कौन सा अनुच्छेद अलग करता है? तो अनुच्छेद 50, याद रखिएगा। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार में नहीं है, यह अनुच्छेद DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 50 है। और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से पृथक होगी, अलग होगा।
तो यहाँ पर जितने भी चीज हैं वह क्या है, एक विधि को ही तो बता रहा है। विधि, राज्य में विधि कौन बनाएगा, विधानमंडल या विधानपालिका। केंद्र में विधि कौन बनाएगा, संसद। और विधि यदि सदन सत्र में नहीं चल रहा है तब विधि कौन बना सकता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, मैं एक दिन क्लास में बताया था गिनती करवा के, 1 2 3। और राज्य में अगर सदन सत्र में नहीं चल रहा है तो विधि कौन बनाएगा, राज्यपाल। और राज्यपाल का अध्यादेश का चर्चा है 213, इसे पढ़ाए थे, ये चीज है। तो ये विधि है। ये विधि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, न्यायपालिका को शक्ति देना, जो किसी विधि जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है को खत्म कर देना। कोई ऐसा विधि बन जाए, कोई ऐसा विधि बन जाए जो हमारे मौलिक अधिकार, जो हमारा संविधान हमको मौलिक अधिकार दिया है, उसको उल्लंघन कर रहा है या कम कर रहा है, तब आप जो है अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं 32 का। आर्टिकल 13 को जुडिशली रिव्यू कहा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा गया है। यह कहता है कोई ऐसा विधि यहां से बन गया, ये कहता है कि कोई विधि, ऐसा विधि यहां से बन गया जो हमारे एफआर को उल्लंघन करता है या कम करता है। सुनिएगा ध्यान से, कोई ऐसा विधि बन गया जो हमारे मौलिक अधिकार को कम करता है या उल्लंघन करता है, तो अब हम लोग अनुच्छेद 13 की सहायता से हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से जाएंगे, 32, और हाई कोर्ट 226, रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इसको हम लोग 32 में करते हैं अपनी रक्षा, और यहाँ 226 में करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन। ये किसकी, मतलब किसके लिए, किस अनुच्छेद में, प्रश्न पूछेगा न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, जुडिशली रिव्यू किस अनुच्छेद में है, 13। किस अनुच्छेद में है, 13। प्रश्न पूछेगा न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन जो न्यायिक समीक्षा होगी किस किस अनुच्छेद से, 32 से और 226 से। 32 से कौन करेगा और 226 से कौन करेगा, हाई कोर्ट। ये कंप्लीट है। अब विधि क्या है, संविधान के लागू होने से पहले और संविधान के लागू होने के बाद की विधि। यहाँ से आगे हम लोग कल देखेंगे। यहाँ पर आज क्लास समाप्त है। यहाँ से आगे इसलिए छोड़ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट का लेक्चर बचा हुआ है जहाँ से हमको लिंक करके देना है। यानी अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। आने वाला जो अगला मंडे है उस दिन हमारा टेस्ट होगा, और टेस्ट वहाँ तक होगा जहाँ तक क्लास हो गया होगा, या 1 2 3 ही ले, 1 2 3 ही लें तो ठीक है। मंडे को क्लास के टाइम में, मंडे को क्लास के टाइम में टेस्ट होगी, 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। और इस बार उम्मीद है कि बिहार लोक सेवा आयोग में 25 ई ऑप्शन ना हो, 69वीं बीपीएससी में ई ऑप्शन ना हो, क्योंकि जो मेंस का फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है उसमें यह पूछा जा रहा है कि ई विकल्प देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कोई छात्र या छात्राएं इसके समर्थन में बोले हैं कि हाँ ई देना चाहिए, ये ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसीलिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं 69वीं बीपीएससी से ई ऑप्शन से हट रहा है। ये हो गई एक सूचना। मंडे को टेस्ट होगी, ये भी बता दिया। सेकेंड सूचना, एक 3000 प्लस 500 का एक नया बैच फिर से बन रहा है। जो उस तरह के गरीब विद्यार्थी हैं, जो 3 तरह के विद्यार्थी को आप लोग भेज सकते हैं, जो, और यह मात्र 20 दिन का ऑफर है। जो जुड़ना चाहें इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। तो वैसे विद्यार्थी जो इस बार 12th पास किए हैं उनके पास 3 साल है। बेसिक फाउंडेशन बैच शुरू होगा 8 से 10 में, उनको आप बता सकते हैं। यूट्यूब पर ग्रुप में वीडियो कल गया होगा एक, है नहीं, तो यह जरूर बताइएगा, क्योंकि इतने कम फीस में, ये जो सबसे कम फीस है, ये फीस आपको मैट्रिक इंटर की जो परीक्षा की तैयारी होती है, कोचिंग करवाते हैं, उससे भी कम फीस है। आप यह जरूर बताइएगा। बहुत अधिक डिमांड था, अधिक मांग थी, इसलिए यह डाला गया है। और बैच स्टार्ट होगा, वीडियो में बोल दिया गया है 20 मार्च। 20 मार्च सैटरडे है, 20 मार्च से नहीं होगा, 22 मार्च से होगा, यानी मंडे से। 20 मई बोल दिया गया है, तो 20 मई से स्टार्ट नहीं होगा। 20 को शनिवार है, 21 को रविवार, 22 को शुरू होगा। 22 को कौन सा दिन है,
सोमवार से शुरू होगा, तो यह ध्यान में रखिएगा। तो जो उस तरह के विद्यार्थी होंगे उनको बताइएगा। ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, जो 69वीं बीपीएससी को फोकस करना चाह रहे हैं उनके लिए भी है, उसमें ले सकते हैं, और जो बिहार दरोगा के लिए है वो भी ले सकते हैं। और शिक्षक बहाली का बैच बनवा रहे हैं सुपर टेट का, उसका बस सिलेबस क्लियर होगा, उसका बैच जो है तुरंत अनाउंस हो जाएगा। तो उसके लिए अभी एडमिशन प्रक्रिया चालू हो गई है, कल से ही चालू हो गई है। जो आपके जानने वाले हों बता दीजिएगा। एक और गुजारिश है कि उस वीडियो का लिंक जो है ना, एक दिन के लिए आप लोग क्या कर लीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अवश्य लगा लीजिएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिएगा ताकि आपके माध्यम से पता चले और किसी भी व्यक्ति का भला हो। चलिए हम लोग मिलते हैं कल। संवैधानिक विकास 3 अध्याय काउंट कर लीजिएगा शुरू से, दूसरा उद्देशिका, और तीसरा संविधान का भाग है अनुसूची। ये चीज